पल सपना सबके मन पर छाया है। सुनता हूँ मैं हर पल लेकिन तुमने ये बतलाया है। सोच की कोई दिशा नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। नमस्कार, बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के इस खास एपिसोड में मैं बबीता जैन तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे सभी श्रोताओं का। अपंगता किसी भी व्यक्ति के लिए एक अभिशाप से कम नहीं होती है, लेकिन महान आविष्कारक ग्राहम बेल ने इसे कभी भी अभिशाप बनने नहीं दिया। आज ही के दिन 1847 को स्कॉटलैंड में जन्मे ग्राहम बेल का पूरा नाम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल था। दरअसल बेल की माताजी को सुनाई नहीं देता था और उनकी इस असमर्थता को देखकर वो काफी दुखी और निराश रहते थे। लेकिन दोस्तों, उन्होंने अपनी इस निराशा को कभी भी सफलता की राह में रुकावट नहीं बनने दिया। इन्होंने सुनने में असमर्थ लोगों के लिए ध्वनि विज्ञान की मदद से एक ऐसा यंत्र बनाने का विचार किया जो उन्हें सुनने अथवा समझने में मदद कर सके, और अंत में वो इसे बना पाने में कामयाब भी रहे। ग्राहम बेल द्वारा इजाद किया गया वो यंत्र आज भी बधिर लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। श्रोताओं, ये किस्सा ग्राहम बेल के जीवन का एक खास पहलू है, लेकिन इसे ज्यादा लोग इस वजह से नहीं जानते क्योंकि दुनिया इन्हें टेलीफोन के जनक के रूप में ही आज तक जानती आई है। हालांकि एक स्थान पर बैठकर दूसरे स्थान पर मौजूद किसी व्यक्ति की आवाज सुनने का अनुभव जो ग्राहम बेल ने हमें कराया, वो वाकई इतिहास में अमिट है। लेकिन टेलीफोन के अलावा भी उन्होंने तकरीबन 18 पेटेंट अपने नाम पर हासिल किए हैं, जबकि 12 पेटेंट पर बेल के साथ उनके सहयोगियों के नाम भी शामिल हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की विलक्षण प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन्होंने महज 13 साल की उम्र में ही ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था और 16 साल की उम्र में तो इनकी छवि एक बेहतरीन संगीत अध्यापक के तौर पर व्याप्त हो चुकी थी। ग्राहम बेल का ये नाम उनके दादाजी अलेक्जेंडर बेल के नाम पर ही रखा गया था। बचपन से ही बेल को ध्वनि विज्ञान में गहरी दिलचस्पी थी और यही वजह थी कि करीब 23 साल की उम्र में इन्होंने एक ऐसा पियानो बनाया था जिसकी मधुर आवाज काफी दूर तक सुनी जा सकती थी। ग्राहम बेल को सभी एलेक नाम से ही पुकारते थे। इनकी माँ बधिर होने के बावजूद एक अच्छी पियानिस्ट थी और बेल ने अपनी शुरुआती शिक्षा घर पर इन्हीं से प्राप्त की थी। उनकी माँ ने ही अपने बेटे में वो नजर विकसित की जिसकी मदद से बेल दुनिया को न सिर्फ देख सके बल्कि यहाँ मौजूद समस्याओं को समझकर उन्हें दूर करने में भी सफल रहे। समस्याओं को हल करने की ग्राहम बेल की काबिलियत शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। मात्र 12 वर्ष की उम्र में एक बार वो अपने मित्र की अनाज मिल में पहुँचे। वहाँ इन्होंने एक मशीन को देखा जो गेहूं से उसके छिलकी को साफ कर रही थी। दरअसल मशीन की गति इन्हें काफी धीमी लगी और इसीलिए बेल ने घर आकर सबसे पहले इसी पर काम करना शुरू कर दिया। इन्होंने घूमते हुए पहियों को और नाखून नुमा ब्रशेस की मदद से एक नई डिवाइस तैयार कर डाली। यही बेल के जीवन का पहला आविष्कार भी था दोस्तों। 1862 में जब ग्राहम बेल के दादाजी अलेक्जेंडर बेल काफी बीमार हुए तो अपने पिता के खिलाफ जाकर ये दादाजी के पास आ गए। जितने दिन ये दोनों साथ में रहे, इनके बीच का रिश्ता पहले से भी मजबूत बनता गया। दादाजी ने बेल को चीजों को समझने और समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रोत्साहित भी किया। जब ग्राहम बेल 16 वर्ष के थे तभी इन्होंने एल्गिन स्थित वेस्टर्न हाउस ऑफ एकेडमी में संगीत सीखना शुरू कर दिया था। यहाँ पर उनसे बड़ी बड़ी उम्र के लोग भी थे जो कि बेल से संगीत सीखते थे। कुछ समय बाद बेल वापस अपने पिता के पास आ गए और उनके साथ मिलकर मेलविले बेल तकनीक के प्रचार प्रसार में लग गए। श्रोताओं, ये वो तकनीक थी जिसकी मदद से जीभ, होठों व हाथों के इशारे से स्पीच को देखकर समझा जा सकता था।
ये तकनीक बधिर लोगों की शिक्षा में अभी भी इस्तेमाल की जा रही है। ग्राहम बेल शुरू से ही लंदन में रहकर आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन अपनी खराब सेहत के कारण ये परिवार के साथ कनाडा आ गए। यहाँ आकर इनकी सेहत पहले से बेहतर हुई और फिर यहीं पर एक वर्कशॉप में इन्होंने मनुष्य की आवाज पर अध्ययन करना शुरू किया। ग्राहम बेल के शोध कार्य ने हमारे आज को सुधारने का काम किया। दरअसल 1871 में जब इनके पिता को बोस्टन में पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया गया तो उन्होंने अपनी जगह ग्राहम बेल को भेज दिया। यहाँ आकर बेल ने अपने पिता के तरीकों को अपनाने के साथ साथ खुद के कई तरीके भी इजाद किए, जिनसे ऐसे बच्चों को आसानी से समझाया जा सके जो सुन नहीं सकते थे। यहाँ पर एक सत्र पढ़ाने के बाद बेल ने अपने नए आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया। उनका आइडिया था कि जिन लाइनों अथवा वायरों की मदद से टेलीग्राफ सुविधा चलाई जाती है, क्या उन्हीं का इस्तेमाल वोकल सिग्नल्स और आवाज के स्थानांतरण के लिए किया जा सकता है? यदि हाँ, तो कैसे? 1873 से 1874 के मध्य इस विचार को हकीकत बनाने के लिए बेल दिन रात काम करते गए और फिर इन्होंने थॉमस वॉटसन के साथ मिलकर हार्मोनिक टेलीग्राफ व वॉइस ट्रांसमिशन को हकीकत में तब्दील करके वो कर दिखाया जिसे सदियों तक भूला नहीं जा सकता। 10 मार्च 1876 को बेल और वॉटसन ने अपनी एक छोटी सी प्रयोगशाला की नींव रखी, जहां पर पहली बार बेल की आवाज को रिकॉर्ड किया गया। Physicists have changed that by using 3D scans to capture recorded files on wax discs of the era and convert them into playable audio files. Plucked from the Smithsonian archives, the liberated recording features Bell through must and static saying, "You are my help, Alexander Graham Bell." बस ऐसी ही चौंकाने वाली बहुत सी प्रतिक्रियाएं इस कंटेनर नुमा फोन को देखकर लोगों ने दी। 9 जुलाई 1877 को ग्राहम बेल ने वॉटसन के साथ मिलकर ही बेल टेलीफोन कंपनी की शुरुआत की और इसके मॉडल में कई बदलाव भी किए। टेलीफोन के आविष्कार के बाद बाजार में इसे बनाने वालों की होड़ सी लग गई और इसीलिए बेल कंपनी को अपने पेटेंट बचाने के लिए करीब 550 कोर्ट चैलेंजेस भी फेस करने पड़े। 1880 में वॉटसन से कुछ अनबन के कारण इन्होंने वोल्टा लैब की स्थापना की और यहाँ पर बहुत से वैज्ञानिक शोधों की नींव रखी। इन्होंने लोगों की सुनने की क्षमता को मापने के लिए एक ऑडियो मीटर का आविष्कार करने के साथ साथ 1890 में बधिरों के लिए अमेरिकन एसोसिएशन टू प्रमोट द टेक्निक ऑफ स्पीच की स्थापना भी की। ग्राहम बेल ने कई वैज्ञानिक शोध पत्रों में अपने शोध लेख प्रकाशित भी करवाए और फिर 2 अगस्त 1922 को इन्होंने हंसते हंसते इस संसार से विदा ले ली, लेकिन टेलीफोन के रूप में कभी न मिट सकने वाली अपनी छाप छोड़ गए। और दोस्तों, इस दिन कुछ समय के लिए सभी टेलीफोन सिस्टम इनकी याद में बंद कर दिए गए थे। आज हमारी टीम के साथ साथ समस्त विश्व एक बार फिर से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को उनकी जयंती पर तहे दिल से सलाम करता है। श्रोताओं, ऐसा संभव है कि हम में से बहुत से लोग 80 व 90 के दशक में मौजूद ना हों, लेकिन फिर भी इस दौरान दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले पॉपुलर कॉमेडी शो उल्टा पुल्टा व फ्लॉप शो अभी तक कहीं न कहीं हमारे जहन में ताजा हैं।
ऐसा इसलिए नहीं है कि ये शो पुनः प्रसारित हुए हैं, बल्कि ऐसा इसलिए है कि इन कार्यक्रमों में जिस तरह से दर्शकों का मनोरंजन किया गया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। अब अगर हम शो के बारे में जानते हैं तो इसके मुख्य केंद्र बिंदु जसपाल भट्टी के परिचय की जरूरत तो शायद ही किसी को पड़े। जी हाँ श्रोताओं, लोगों को अपने अनोखे अंदाज व व्यंग्य से गुदगुदाने वाले जसपाल भट्टी का जन्म आज ही के दिन 1955 में अमृतसर में हुआ था। भट्टी जी को हिंदी फिल्मों के अभिनेता व ऐसे हास्य कलाकार के रूप में पहचाना जाता है जिन्होंने जीवन की विडंबनाओं पर चुटीली टिप्पणी कुछ इस तरह से की कि कोई भी उसका बुरा न माने और बात भी सभी की समझ में आ जाए। और दोस्तों, इन्होंने महंगाई, भ्रष्टाचार, नेताओं के पाखंड व जीवन के दूसरे पहलुओं पर भी बड़े ही सहज एवं सधे हुए संवाद किए थे। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई करने वाले जसपाल भट्टी जी कॉलेज टाइम से ही अपने नुक्कड़ नाटक नॉनसेंस क्लब से खासे मशहूर हो चुके थे। वैसे इनकी लोकप्रियता की वजह मध्यम वर्ग के रोजमर्रा के मुद्दों को दिलचस्प अंदाज में उठाना भी था। इन्होंने कुछ समय तक चंडीगढ़ से प्रकाशित होने वाले द ट्रिब्यून में बतौर कार्टूनिस्ट काम भी किया था। उनका पहला निर्देशन पंजाब पुलिस पर किया गया व्यंग्य माहौल ठीक है रहा। ओ भाई थोड़ा पीछे पीछे होके खड़े हो, मंत्री जी साथ आंदे हो। ਵੇਖੋ किस तरह लोकां दे चेहरिਆਂ ते हासे परताए ने। हुण असीं छाती चौड़ी करके ते सिर उच्चा करके कह सकते हैं कि हुण माहौल ठीक है। सर जी बाहर निकला हो, पटाखियां दी आवाज सी। सर और लियावा जी पटाखे एक ने बजाए। सर ये तो माहौल ठीक होने की खुशी जी बजाया जी। बेवकूफ, मेरा तो साह सूख गया सी। सॉरी सर, गलती होगी, असी अपने वाले तो खुशी मनाई सी। शर्मा जी। यस सर। सस्पेंड कर दो इन्हें। सर पटाखे बजावा जी। फिल्म फना में जॉली सिंह गार्ड की भूमिका में नजर आए भट्टी साहब ने सन 2008 में अपनी पत्नी सविता के साथ रियलिटी शो नच बलिए में भी भाग लिया था। इस दौरान दोनों ने ही डांस के साथ साथ अपने हास्य से भी दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। फ्लॉप शो में इनकी पत्नी की भूमिका सविता जी ने ही निभाई थी। इसके अलावा सविता जी कार्यक्रम की निर्माता भी थी। जरा ध्यान से लगाना। ध्यान से लगाऊंगा, मैं वैसे भी कील लगाने का एक्सपर्ट हूँ। ये तो ईंट ही निकल गई। मैंने तुम्हें पहले कहा था कि कील उस दीवार पर लगाओ, ये दीवार कच्ची है। मुझे तो ये डर है कि कहीं ईंट निकलकर जैन साहब के सर पे न गिर पड़ी हो। छोटे पर्दे पर अपनी शो की सफलता के बाद भट्टी साहब ने हिंदी और पंजाबी फिल्मों में काम भी किया। साथ ही कॉमेडी का किंग कौन जैसे कई रियलिटी शो में जसपाल भट्टी बतौर जज नजर आए। हास्य को लोगों के जीवन से जोड़कर इन्होंने तनाव भरी जिंदगी में कुछ पल ऐसे डाले जिनमें सभी ने दिल खोलकर हंसा और उन पलों को जिया। समाज में हास्य को ज्यादा से ज्यादा बिखेरने के मकसद से ही जसपाल भट्टी ने चंडीगढ़ के पास मोहाली में जोक फैक्ट्री नाम से एक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना भी की। 1999 में आई फिल्म जानम समझा करो में सलमान खान के निजी सचिव के रूप में जो भूमिका इन्होंने निभाई वो आज भी हमें गुदगुदाती है। इन्होंने हास्य प्रधान पंजाबी फिल्म जीजा जी में भी काम किया था। दर्शकों को हंसा हंसा कर लोटपोट करने में माहिर जसपाल भट्टी जी ने पावर कट, चक दे फटे, कुछ मीठा हो जाए, जानी दुश्मन, हमारा दिल आपके पास है और आ अब लौट चलें जैसी कई फिल्मों में बेहतरीन भूमिका निभाई थी। पावर कट जसपाल जी की आखिरी फिल्म थी जिसमें पंजाब में बिजली की समस्या को उजागर करने की कोशिश की गई थी। कॉमेडी का स्तर कितना भी आगे क्यों न बढ़ जाए, लेकिन जसपाल भट्टी का दूसरा विकल्प मिलना आसान नहीं है। इनके चुटीले हास्य की खूबी थी अपने आप पर हंसना और अपना ही मजाक उड़ाना। दरअसल दूसरों का मजाक उड़ाना तो आसान है, लेकिन खुद का मजाक बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ट्रिब्यून न्यूज़पेपर है चंडीगढ़ का, वहाँ मैंने कार्टूनिंग शुरू कर दी। 5 साल मैंने कार्टून बनाए। हर साल उनकी सर्कुलेशन डाउन आ जाती थी और अल्टीमेटली मुझे वहाँ से छोड़ना पड़ा। फिर मैं यहाँ इधर आ गया। अपनी वेबसाइट पर भट्टी साहब ने अपना परिचय कुछ इस तरह से दिया था। मैं संडे ट्रिब्यून में नियमित कॉलम लिखता हूँ, जिसकी वजह से उसकी बिक्री घटती जा रही है। अपने जीवन परिचय में वो अक्सर अपने सारे स्कूलों के नाम बताया करते थे जहाँ उन्होंने पढ़ाई की थी
और फिर सब कुछ बताने के बाद उनकी टिप्पणी ये हुआ करती थी कि इससे आप हरगिज मत समझिएगा कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। वास्तव में मेरे अध्यापक मुझे अपना शागिर्द कहते हुए शर्माते हैं। भारत सरकार ने जसपाल भट्टी को उनके महत्वपूर्ण योगदानों के लिए 2013 में पद्म भूषण से भी नवाजा था। लोगों को खुशी का फलसफा सिखाने वाले जसपाल भट्टी 25 अक्टूबर 2012 को सुबह 3 बजे एक सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए और इस हादसे ने उनके साथ हमारे जीवन से भी अनोखे व्यक्तित्व को हमेशा के लिए अलग कर दिया। ऐसा माना जाता है कि वो अपनी फिल्म पावर कट के प्रमोशन के लिए भटिंडा से जालंधर जा रहे थे, जिसमें उनकी टीम भी उनके साथ थी। आज हास्य की दुनिया का ये सितारा भले ही दूर आकाश का हिस्सा बन गया हो, लेकिन उसकी चमक से हमारी दुनिया अभी भी रोशन है। हमारी पूरी टीम की ओर से जसपाल भट्टी को उनकी जयंती पर तहे दिल से सलाम करता है। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। श्रोताओं, बात इस खूबसूरत गीत की करें या फिर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हर एक गीत का संगीत अपने आप में अलग ही भावनात्मक संवेदना को संजोए नजर आता है। हिंदी सिनेमा को कई बार ऐसा ही नायाब संगीत देने का श्रेय जाता है मशहूर भारतीय संगीतकार रविशंकर शर्मा जी को। रविशंकर शर्मा को अमूमन लोग रवि के नाम से ही जानते हैं। इन्होंने करीब 70 से भी अधिक हिंदी फिल्मों में संगीत निर्देशन के साथ साथ मलयालम फिल्मों को भी अपने संगीत से सजाया है। रवि जी का जन्म 3 मार्च 1926 को दिल्ली में हुआ था। इन्होंने क्लासिकल म्यूजिक यानी शास्त्रीय संगीत में कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने खुद से ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था। रवि अक्सर अपने पिता को भजन गाते हुए सुना करते थे और फिर उन्होंने इन भजनों की धुन हारमोनियम से निकालने की कोशिश करना शुरू कर दिया। इस तरह उन्होंने खुद से ही हारमोनियम व दूसरे संगीत वाद्य यंत्र बजाने भी सीख लिए। अपने परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए रवि बतौर इलेक्ट्रीशियन काम किया करते थे और इसी बीच 1950 के करीब इन्होंने बॉम्बे जाने का निश्चय किया। ये निर्णय इन्होंने खुद को बेहतरीन गायक बनाने के मकसद से लिया था। बॉम्बे आने का उनका निर्णय भविष्य के लिए तो सही साबित हुआ, लेकिन शुरुआत में कई दिन और रात रवि जी को फुटपाथ पर ही गुजारनी पड़ी। 1952 में रवि की प्रतिभा को सबसे पहले पहचाना हेमंत कुमार ने और फिर उन्होंने ही इन्हें फिल्म आनंद मठ के वंदे मातरम गीत में बैंकिंग वोकल्स यानी वो आवाज जो मुख्य गायक के पीछे से चलती है को गाने का मौका दिया। इसके बाद रवि जी का करियर तेजी से आगे बढ़ने लगा और इन्होंने फिल्म फेयर नॉमिनेशन प्राप्त हमराज, आंखें, निकाह, 14वीं का चांद जैसी कई सफल फिल्मों में बतौर संगीत निर्देशक काम किया। रवि जी को घराना व खानदान के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। शादी पार्टी जैसे मौकों पर आमतौर पर आसानी से आज भी रवि जी के संगीत को सुना जा सकता है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है।
वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, देखो क्या खूब जची है दूल्हे की भोली सूरत, दूल्हे की भोली सूरत, खुशी से झूमे है मन, मिला सजनी को साजन, कैसे संजोग मिले हैं, चोली से बंध गया दामन, चोली से बंध गया दामन। 1980 के दशक के दौरान रवि जी ने मलयालम सिनेमा में अपना आगाज किया और पता है साथियों, इन्होंने किस नाम से अपने कदम मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में रखे थे? इनका नाम था बॉम्बे रवि या फिर रवि बॉम्बे। इस इंडस्ट्री में इनकी पहली फिल्म रही पंचांगी। फिल्म में इनके संगीत को आवाज दी थी मशहूर गायक येशुदास व चित्रा जी ने। वैसे रवि जी और येशुदास जी की जोड़ी कई बार हिंदी गानों में धमाल मचाती भी नजर आई थी। रवि जी उन संगीतकारों में से हैं जिन्होंने बहुत से गायकों को अपने संगीत के जरिए बुलंदी तक पहुंचाया। आशा भोसले, मोहम्मद रफी ऐसे ही गायक रहे हैं जिन्हें एक वक्त में रवि जी की आवाज कहा जाता था। संगीत निर्देशक के रूप में रवि जी ने बहुत सी बुलंदियों को छुआ और कई ऐसे यादगार गीत दिए जिन्हें लोग समय की मर्यादा से भी आगे याद रखेंगे। आज हमारी पूरी टीम की ओर से रवि शंकर शर्मा जी को उन्हीं के इस मधुर संगीत के साथ हार्दिक श्रद्धांजलि। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। श्रोताओं, आशा करते हैं कि आपका ये आज का सफर भी बहुत ही सुहाना रहा होगा। तो चलिए अब बबीता आपसे इजाजत लेगी, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह हम आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, यानी कि एक सवाल पूछेंगे। और सवाल है, आपको इस डायलॉग को सुनकर बताना है कि ये आवाज किस महिला कलाकार की है। जी हाँ, ठीक ही कहा आपने। हमारी नानी भी जुड़वे थी, गंगा रानी, जमुना रानी और ये दो भांजे राम प्रसाद, लक्ष्मण प्रसाद। तो अपने सही जवाब भेजिए born2be remembered@gmail.com पर और हमें फॉलो करिए facebook.com/born2be remembered पर। और अब अपनी दोस्त बबीता जैन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा वर्षाए सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा वर्षाए सपनों में। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता है अभिषेक लकड़ा, सह प्रस्तुतकर्ता कोपल ठाकुर, आलेख प्रियंका तिवारी, शोध एवं विकास अभिषेक शर्मा, कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह।